अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस बात का खुलेआम ऐलान किया गया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर पाकिस्तानी शहरियों को ख़तरा हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे और पानी की बंदिश वो एक्ट ऑफ वॉर, जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। तो ये वो एलामिया है जो भारत की तरफ से इकदाम लिए गए, उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन लिए गए हैं उसके ऐलान का हिस्सा है। इसमें एयर स्पेस बंद की गई है, वाघा बॉर्डर से जो ट्रांजिट ट्रेड अफ़गानिस्तान की तरफ उनके कुछ ट्रक्स आते और जाते थे उसको सस्पेंड किया गया, और वीज़ा कैंसलेशन, और इसी तरीके से उनके जो दफाई अताशी यहाँ इस्लामाबाद में तैनात है उसको, सफारती अमले की तादाद महदूद करना, इसी तरह के इकदाम सारे शामिल हैं। राना सनाउल्लाह खान मशीर वज़ीर सियासी अमूर हमारे साथ हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जंगी जुनून जो है इस वक्त भारत के ऊपर तारी है। कुछ एक्शंस तो ले लिए हैं पाकिस्तान ने जवाबी तौर पर, लेकिन अभी कुछ अनफोल्ड लगता है होना बाकी है। ख़ास तौर पर जो एक ख़तरा और अंदेशा ये है कि वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों को सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर निशाना बना सकते हैं, मुमकिन तौर पर कश्मीर में भी, और ये भी हो सकता है कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए कहीं मुरीद के या इस साइड पे आके वो कुछ ना कुछ शरारत करने की कोशिश करे। क्या आप देखते हैं और क्या होना चाहिए? देखें, मोदी का पागलपन जो है उससे कोई अच्छी तवक्को तो नहीं रखी जा सकती, और इस हमाकत में वो किसी हद तक भी जो है वो जा सकते हैं, और इससे पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से हैं। और पुलवामा के वाक़े में उन्होंने देखा भी है, और अगर कोई इस किस्म की उन्होंने हरकत की तो उसका जवाब जो है वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो जुर्रत और जो है वो सख्ती से दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है या मेरा अंदाज़ा है कि शायद वो इस किस्म की हरकत न कर सकें, न करें। लेकिन बहरहाल अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका जवाब उनको जो है वो आज के मैसेज में मिल गया होगा कि उनको जवाब जो है वो किस तरह का मिलेगा। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि राना साहब, जो इंडिया वाले मामले में अगर आप 25 करोड़ लोगों के जज्बात की तर्जमानी आप कर सकते हैं, आप पूरे 25 करोड़ लोगों से पूछ लें तो वो इंडिया वाले मामले में सारे तन मन धन, आप जान कुर्बानी मांगे, माल की कुर्बानी मांगे, कोई शायद किसी बंदे के कुछ सेकंड थॉट्स ना हो, वो इंडिया वाले मामले में पाकिस्तान जीतना चाहता है। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इस मामले में जज्बे का लेवल कुछ और ही होता है। तो शायद पूरी 25 करोड़ अवाम का एक ही मुतालबा होगा कि अगर वहाँ से कुछ भी शरारत होती है तो उसका 10 गुना ज़्यादा कुव्वत से जवाब दिया जाए। हमारी तैयारी है सरकारी सतह पर, आप क्या तर्जमानी करते हुए कहेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल सरकारी सतह पे तैयारी क्या, हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो आज जिस तरह से जो बयानिया जारी किया गया है तो उसमें जो है वो कोई शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि पूरी कौम तैयार है, पूरी कौम। और इस मामले में अगर हिंदुस्तान ने ये जुर्रत की तो ये जुर्रत जो है वो उसको बड़ी महंगी पड़ेगी उसको, और उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि ये ख़ित्ता जो है वो जंग से दो चार हो या इस किस्म के जुनून में जो है वो जाए, लेकिन अगर उन्होंने धकेला तो फिर उसका खमियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ेगा। राना साहब, जो हमारे बलूचिस्तान और केपी के बाज़ इलाकों में अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी थीं, अभी जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है वो हमारे सामने है। टीटीपी और बीएलए को कौन मदद करता है और उसके लोगों को फंडिंग और असला कहाँ से आता है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब दुनिया सारी के अंदर, कनाडा हो, अमेरिका हो या पाकिस्तान में, जो रियासती दहशतगर्दी, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, उनकी वो असैसिनेशन की वो जो कार्रवाइयाँ इंडिया की, वो भी सबको पता है। इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपको इंगेज करना चाहिए, आपके शाना बशाना कुछ आवाज़ें आनी चाहिए यूरोपियन यूनियन से, बाकी मुल्कों से। कनाडा के अंदर वो वाक़या हुआ है जहाँ सिख लीडर को उन्होंने मारा। अमेरिका के अंदर अटेम्प्टेड असैसिनेशन अटैम्प्ट थी जो फेल होगी, कामयाब नहीं हुई। तो दुनिया सारी से ये आवाज़ें आनी चाहिए। देखिए, इसमें तरीक़ाकार यही है, यानी जिस तरह से हमें बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी जो दहशत गर्दी है
उस दहशत गर्दी के पीछे जो है वो बड़ा वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है कि इंडिया की जो रॉ एजेंसी है वो मुलव्वस है, बल्कि कलभूषण की शक्ल में एक हमारे पास जो है वो जीता जागता सबूत है, जो अपनी जो खुद पुकार पुकार के कह रहा है और विद एविडेंस कह रहा है, और फिर वो बलूचिस्तान से जो है वो अरेस्ट हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि हम उसे किसी और जगह से जो है वो पकड़ के ले आए हैं। तो इसके बावजूद इस बारे में जो एक इंटरनेशनल मुसल्लमा तरीक़ाकार है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे गए हैं, हम अपनी जो है वो आवाज़ को जो है वो बुलंद कर रहे हैं, हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी इस बात को जो है वो पजीराई दें। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं किया कि इसके जवाब में जो है वो कोई हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो हमलावर हुआ जाए, या जिस तरह के इक़दामात का कल हिंदुस्तान ने ऐलान किया है, इस तरह के जो है वो ऐलान किए जाए। अब आप देखें कि ये जो यानी जो इंडस तास ट्रीटी है, रिवर ट्रीटी है, ये 1960 में जो है वो इंटरनेशनल गारंटीज़ के तहत जो है वो दोनों मुल्कों ने एक जो है वो सिंतास मुआहदा किया, और वो मुआहदा जो है वो उस मुआहदे में ये दर्ज है, उसके सेक्शन 12 सब 4 में ये दर्ज है कि इस मुआहदे को कोई भी फरीक जो है वो यकतरफा तौर पे ख़त्म नहीं कर सकता। उसके बाद 1965 की जंग हुई है, उसके बाद 1971 की जंग हुई है, उसके बाद जो है वो कारगिल का जो है वो मार्का हुआ है, लेकिन किसी भी मुल्क ने ना हमारी तरफ से ना उस तरफ से इस मुआहदे की जो है इसको जो है वो ख़त्म करने या इसको जो है वो मनसूख करने की बात नहीं हुई। तो अब ये कौन सी बात थी कि जिसके ऊपर जो है वो इतना बड़ा जो है वो इक़दाम उठाया गया है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये मौजूदा जो हुक्मरान है हिंदुस्तान का मोदी, ये उसका पागलपन है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, और 3 जंगें हुई हैं, तो उस वक्त ये बात नहीं की जा सकी, ना हो सकी है, ना ये हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसने जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक वो पहुंच चुके होंगे, क्योंकि उनका कोई टाइम था कि इसी टाइम के लगभग जो है वो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी रूटीन की वापसी है, या वो इस सिचुएशन की वजह से, ये जो नई डेवलप हुई है इस खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल, उस वजह से वापस आए? देखें, ये रूटीन के साथ साथ ये सिचुएशन जो है इसका भी इससे तल्लक है, वरना हो सकता है कि वो को 2-4 दिन जो है वो ठहर के आ जाते। लेकिन इस सूरत हाल में जो है वो उनकी रहनुमाई, उनकी बिशावरत गवर्नमेंट को भी और पार्टी को भी जो है वो उसकी ज़रूरत थी, तो उसके पेश नज़र जो है वो तशरीफ़ लाए। राना साहब, लेकिन ऐसे मौके पर सियासी बसीरत का इम्तहान होता है, और मैं कल भी प्रोग्राम में कहा था, आज दोबारा दोहरा के आपसे सवाल करूँगा। नवाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का इस सूरत हाल में एक रोल है, और वो रोल ये है कि सारे जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन हैं उनके साथ एक मेज़ पे बैठें और बेक ज़बान एक बात बोलें, और उसके में PTI आपके साथ शाना बशाना बैठी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी ये बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि हुब्बुल वतनी पे और नेक जज्बात पे मबनी आपकी सोच और आपके अल्फाज हैं। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसी ही सोच रखते हैं, और ऐसे मौक़ों के ऊपर उन्होंने हमेशा ऐसा ही किरदार अदा किया है। आसिफ जरदारी साहब से, वो इस वक्त मुल्क के सदर हैं, उनसे भी इसी बात की तवक्को है। अब मामला ये है कि जो तीसरी तरफ है, जो हर मौके के ऊपर जो है वो ना बैठने को तैयार, ना बात करने को तैयार, ना मामला सुलझाने को तैयार, अल्लाह करे वहाँ पर भी ये सोच अगर पैदा हो तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की है ऐसा ही होना चाहिए। कौम भी इसी बात की तवक्को रखती है, कौम की सोच जो है वो यही है। आज का जो एलानिया है, उसके जो अल्फाज हैं, वो भी इसी सोच की जो है वो तर्जमानी करते हैं, और वो अवाम की जो सोच है उसकी तर्जमानी में ही जो है वो फैसले किए गए हैं, जो कि
आज के एलानिए की सूरत में जब वो सामने आए। राना साहब, बाज़ चीज़ें जो है ना वो लगता है कि करते हुए बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन बाज़ सिचुएशंस ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे ख्याल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है जो है तो इस वक्त बड़ी हॉस्टाइल अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये पाकिस्तान को मुतहद कर देगी। वो हमारा केपी के अंदर की सूरत हाल हो, बलूचिस्तान के मामलात हो, या इस वक्त इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक 9 मई के बाद की सूरत हाल है, उसको अगर सॉर्ट आउट करना हो तो ये वो मौका है जिसमें ये सारे इकट्ठे बैठ सकते हैं। सबको एग्जिट मिल रहा है, यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। आपका मेरे ख्याल में इस पे नवाज शरीफ साहब से कोई बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब एक एल्डरली रोल अदा कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीजन पॉलिटिशियन इस वक्त वही हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए और सबको इम्ब्रेस करना चाहिए। इकट्ठा करें, सबको एक मेज़ पे बिठा दें। जी मलिक साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आपने ये बात की है, ये उन तक भी पहुंच जाएगी। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके ये नेक जज्बात जो है वो उनकी खिदमत में जो है वो ज़रूर अर्ज़ करूंगा इंशाअल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ वो जो नहरों वाला एक इशू था उसके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का 2 मई को इजलास बुलाने का फैसला किया, जो खुश आइंद है। बेसिकली सूबों के साथ हर चीज़ पे लड़ना नहीं चाहिए, उनको साथ मिलाएं, कोई उनका कंसर्न है उसको एड्रेस कर लें। एक किनाल चूलिस्तान किनाल के ऊपर रौला है, बाकी 5 किनालों के नाम भी मुझे याद नहीं है क्योंकि उसका नाम लेता कोई नहीं है, तो आप उसके पानी का तरीका उसका भी हल करें, सारे इकट्ठे एक मेज़ पे बैठ जाएं कि पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान के साथ जी सबका नाम जुड़ा हो। यही जी आज दोनों लीडर्स ने जो है वो यही फैसला किया है और उसको उन्होंने खैर ऑन कैमरा भी बात की है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही फैसला किया है और यही एक जो है वो मुस्बत तरीक़ाकार है, क्योंकि सूबों के माबैन वो नहरों का मसला हो, वो डैम का मसला हो या कोई और मामला भी क्यों ना हो, उसको कंसेंसस के बगैर, बाहमी रजामंदी के बगैर, एक दूसरे को अपना नुक्ता नज़र समझाए बगैर जो है वो आगे बढ़ा नहीं जा सकता और उसके ऊपर अमल भी नहीं हो सकता। फेडरेशन की ये बुनियादी ज़रूरत है और आज इसी बात का जो है वो अदा किया गया है। और इससे पहले भी कत्तन कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम नहीं था कि हमने कोई किसी जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो बिल्डोज़ करना है, और इसका इजहार इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद जो है वो उस बात को समझा नहीं गया। लेकिन चलें, आज बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इस बात की जो है वो इसके ऊपर बात की गई और उसके बाद जो है इस मामले को लोगों के सामने जो है वो रखा गया है और इंशाअल्लाह ताला 2 राना मई साहब, को बाज़ औक़ात तो जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जब कॉमन भी कोई इंटरेस्ट बड़ा है। पानी का मंसूबा आता है तो पाकिस्तान से बाहर की कुव्वतें उसको सैबोटेज करने के लिए एक्टिव हो जाती हैं। कालाबाग डैम उसकी एक मिसाल है। हमें चाहिए लेकिन बिला वजह उसको हमने मुतनाज़ा बना लिया है। हमें नई वाटर स्टोरेजेस चाहिए। उन्होंने, इंडिया ने क्या किया हुआ है, जो हमारे हिस्से का पानी है उस पर उन्होंने किशन गंगा बनाया है, उन्होंने बागलीहाट डैम बनाया, उन्होंने कई बनाया, हम इतराज़ करते रह गए, उनके डैम बन रहे हैं। हम लड़ रहे हैं आपस में, पानी के डैम या स्टोरेजेस नहीं डेवलप कर रहे। तो कुछ हमारे यहाँ कुछ कौमी सतह के ऊपर कुछ ऐसे फोरम्स होने चाहिए कि ये तनाज़ों का शिकार होने की बजाय इन मनसूबों पे काम भी हो सके। देखें जी, आज यही बात हुई है और इसके पस मंज़र में या इसकी बुनियाद में यही बात है कि जो इंशाअल्लाह ताला 2 मई को CCI का इजलास होगा तो उसमें जो है वो इस मामले को एक ऐसी कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा कि जिसमें माहिरीन हों, जिसमें प्रोफेशनल्स हों, जिसमें वो लोग हों, यानी ये मामले जो हैं ये सड़क पे और जलसे में और तकरीरों से और जिंदाबाद मुर्दाबाद से हल होने वाले नहीं हैं। ये मामले वो हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनका तल्लक चारों सूबों से हो और वो पाकिस्तान के मफाद में बैठ के जो है वो गौर व खौज करें और वो बैठ के फैसला करें और पूरी कौम को बताएं, सूबों को भी बताएं, फेडरेशन को भी बताएं, आवाम को भी बताएं और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको भी बताएं कि भाई ये इशू है, इस इशू के ये टेक्निकल पहलू हैं और इसके ये मेरिट्स हैं और इस तरह से ये तरीक़ाकार जो है ये ऐसा है कि सभी के मफाद में है और इस तरह से जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल हमने इन मामलात को हमेशा जो है वो सियासी नाराबाजी से और सियासी तौर पे हल करने की कोशिश की है, जो कि एक दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है।
इसका तरीकाकार यही है कि प्रोफेशनल्स बैठें, इंजीनियर्स बैठें, उस बिल्कुल सही। राना सनाउल्लाह खान, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म, सियासी अमूर, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान नकम राजा साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी सिचुएशन डेवलप हो गई जी इंडिया वाली साइड से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान, वो इसको किस नज़र से देखते हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए जी, एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और वो रास्ता ये है कि जो एक मसनूई खलीज पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के बीच पैदा की गई है, उसको ख़त्म किया जाए। इस्तराब की हालत में है इस वक्त पूरा मुल्क, वो सिंध हो, वो बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब, GB या आज़ाद कश्मीर हो, हर जगह इस वक्त एक इस्तराब की कैफियत है। एक आप कह लीजिए रियासत के हवाले से बेचैनी है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, एतबार नहीं है। तो ऐसे में आप दुश्मन का मुकाबला कर तो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है कौम ने जीतनी है। इस वक्त जो हमें ललकारा गया है, जो एक एक्ट ऑफ वॉर है, ऐलान जंग है, सिंतास माहिदे का मुअत्तल कर देना, उसका सामना हमें एक ऐसी कौम की सूरत में करना है जो मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है, जिसमें कोई निफाक नहीं है, जो अपनी रियासत के साथ खड़ी है। और PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और मैं अर्ज़ करूँ ऐसे ही मौके के लिए ये एक नेमत है जो हमें हासिल हुई है। PTI वो ताकत है जो पूरे मुल्क को जोड़ने की क़ुव्वत रखती है। बलूचिस्तान में भी हमारा बहुत बड़ा वजूद है, सिंध में है, सिंध में जो पानी का मसला है उसमें हमने एक दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, खैबर पख्तूनख्वा में हम हैं ही, पंजाब में भी हम हैं। तो इस वक्त होश के नाखुन लेने चाहिए, सियासी मामलात को पसे पुश्त डालना चाहिए। जो इलेक्शन लूटा गया फरवरी 2024 में, उसको एक गलती के तौर पे तस्लीम करना चाहिए और कौम को मुत्तहिद करना चाहिए। ज़ख्मों को हमें भरना है, उन पे मरहम रखना है। तो ये मौका है जब हम राजा साहब, अभी आपसे पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ थे, तो राना साहब से मैंने एक तजवीज़ दी। मैंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में इस वक्त एक एल्डरली पॉलिटिशियन का रोल अदा कर सकते हैं, और उनको चाहिए कि सियासी क़ुव्वतों को जोड़ें, एक मेज़ के ऊपर बिठाएं आसिफ अली जरदारी को भी और इमरान खान को भी, और नवाज़ शरीफ भी बैठे और मौलाना भी बैठे हो। वहाँ से बेक ज़बान आप लोग एक ही बयानिया दें, ताकि दुश्मन जो है उसको सही से आप ललकार सकें और उसको बता सकें अपनी यकजहती के मुतल्लिक। अगर ऐसी एक दावत आती है, राना साहब इसको वेलकम कर रहे हैं, ऐसी अगर एक दावत आती है नवाज़ शरीफ की जानिब से, तो कि इमरान खान साथ बैठना पसंद करेंगे? देखिए, ये तभी मुमकिन होगा ना, मैं नहीं इमरान खान साहब की तरफ से कुछ कह सकता, जब आप फस्तायत को ख़त्म करेंगे इस मुल्क से। जो झूठे मुकदमे हैं हज़ारों की तादाद में, जो हमारे वर्कर्स हज़ारों की तादाद में इस वक्त मुकदमे झील रहे हैं, जेलों में हैं, आपको इस सब को ख़त्म करना होगा। आप जानते हैं कि ये सब झूठ पर मबनी है, और सबसे बड़ा झूठ वो था जो 8 फरवरी और 9 फरवरी की रात बोला गया। आपको इस मुल्क को ठीक करना होगा, एक मसनूई आप इत्तेहाद नहीं कायम कर सकते। आपको जो मसाइल हैं उनको हल करना होगा, आपको इमरान खान को रिहा करना होगा, उनके ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमे हैं, हम कहते हैं आज़ाद अदलिया में उनको चलने दें, जो अदलिया पर दबाव है उसको ख़त्म करें। आज सारा दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा, इमरान खान साहब की बहनों के साथ। हमारी सिर्फ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है, जो मुलाकातें नहीं कराई जा रही, 3 अप्रैल की दायर करदा, वो नहीं लग पा रही। कल चीफ जस्टिस ने हमसे वादा किया और उसके बावजूद आज एक गलत बेंच में वो लग गई, और सारा दिन फाइल को एक अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं किया जा सका। तो ये जो सूरत हाल है ये काबिल कबूल नहीं है। जिस तरीके से अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन और कानून को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में अर्ज़ करूँ इसकी मिसाल नहीं मिलती। सबसे मुतलकुल अनान डिक्टेटर्स ने, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ढकोसले के तौर पे ही आइन और कानून का एक ढांचा कायम रखा था। आज बिल्कुल मुनहदम हो चुका है। आज किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी मारा पीटा जा सकता है, वो ना मिले तो उसके बच्चों को, उसके भाइयों को, बाप माँ को मारा पीटा जा सकता है। ये सब कुछ हमें ख़त्म करना होगा और वापस आना होगा तहजीब की जानिब, शराफत की जानिब, और फिर हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े होंगे। मैंने बिल्कुल बरमला आज ये कहा है कि हम इस 16 सीटों वाली हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन हम सिपाहियों के साथ सरहद पर शाना बशाना खड़े होंगे।
सर, जब आप ये बयानियाँ दे रहे हैं कि हम सिपाहियों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, तो ये मौका ऐसा है कि जिसमें आपको एक बहुत बड़ा दुश्मन ललकार रहा है और आपको जवाब देना है। तो यूनिटी का मैसेज नवाज शरीफ से भी आना चाहिए और आपकी जमात से भी आना चाहिए। उसमें नाइफ्स होने चाहिए, ना बट्स होने चाहिए। जी जी, और इसमें जो मुक्तदरा है उसकी जानिब से भी आना होगा। देखिए, आप ये नहीं कर सकते कि जुल्म को बरकरार रखें, बर्बरियत को बरकरार रखें, ये नहीं हो सकता ना। देखिए, जुल्म और बर्बरियत को आपको ख़त्म करना होगा, सहाफ़त को आज़ाद करना होगा। आपके कितने ही दोस्त हैं जो मुझे दिखा चुके हैं मैसेज जो आते हैं, रिमूव एंड रिपोर्ट। कौन ये मैसेज देता है मालिकान को कि इस शख्स को, इस एंकर को हटाओ और हमें रिपोर्ट करो 1 घंटे में कि तुमने उसकी नौकरी ख़त्म कर दी है? ये माहौल ठीक नहीं है। कितने ही दोस्त हैं आपके जो ऑफ एयर हो जाते हैं, कितने ही दोस्त हैं आपके जो बेरोज़गार हैं, जो यूट्यूब चैनल बनाने की अब सही कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक सूरत हाल नहीं है। सर, ये तो कभी भी किसी भी सूरत में ठीक नहीं होता। मैं तो 35 साल से ये देख देख के तो बाज़ औक़ात लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि पाकिस्तान को वैसे ही आगे बढ़ने दें जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिसकी हुकूमत आती है ना, उस वक्त आंखों पे ऐसी पट्टी बन जाती है और अकल पे भी अल्लाह कोई ऐसा पर्दा डाल देता है, उस वक्त की बात उनकी समझ में नहीं आती। बहरहाल मेरे पास इसका हल नहीं है। मैं सिर्फ आप सब लोगों से दरख्वास्त कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर मिल बैठिए और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढिए। माजी में फंसे रहेंगे तो आगे का रास्ता नहीं नजर आएगा। ये बात हमें मुक्तदरा से भी करनी है ना। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक ख़तरनाक लम्हा है, लेकिन इस लम्हे में बहुत सी बातें मुमकिन हैं, मुमकिनात इसमें पोशीदा हैं। इस वक्त सब अगर होश के नाखुन लें तो हम एक कदम आगे की जानिब बढ़ा सकते हैं। हमें इकट्ठा होना है तो एक किसी अक़दार की बुनियाद पे इकट्ठा होना है, कुछ उसूलों पर हमें इकट्ठा होना है और हमें अब हो जाना चाहिए। तो ये बात सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है, मुक़द्दरा को भी इसमें शामिल नहीं, सियासतदानों को भी, इस्टेब्लिशमेंट को, दोनों को इस मौके पे एग्जिट लेना चाहिए। यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा कि दोनों को एग्जिट लेना चाहिए। पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे बैठ जाएं और दुश्मन को जब आप इकट्ठे नज़र आएंगे तो वो 100 तक कोई गलत काम करते हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सलमान अकरम राजा साहब, आप हमारे साथ हैं। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक से वापसी पे खुर्शीद कसूरी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, हमें ज्वाइन कर रहे होंगे और इस सारी सिचुएशन पे उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कसूरी साहब, जो इस वक्त पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ और उसके बाद जो भारत की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल सामने आया और फौरी तौर पर उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठाई गई, पहले तो इसके ऊपर अपना कुछ तज्ज़िया दे दें, तो फिर जो इक़दाम दोनों तरफ से उठाए गए हैं उसकी तरफ भी लेकर आता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहली मरतबा नहीं हुआ। 2-3 इंसिडेंट्स मैं कोशिश कराऊंगा आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना। ये शायद प्रेसिडेंट क्लिंटन का दौर था और छत्ती सिंहपुरा एक छोटा सा गांव है वहाँ कश्मीर में, वहाँ 30 सिखों को गोली मार दी गई दीवार के साथ लगा के, और एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि पाकिस्तान ने ये शुरू किया है। इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा था प्रेसिडेंट क्लिंटन की विज़िट के दौरान ये करने का? किसी को ये मेरी अकल में तो नहीं आ रही थी बात, बाहर सुन। उसके बाद 2-3-4 पाकिस्तानी भी प्रोड्यूस कर दिए गए कि जी ये बंदे हैं। अच्छा, वो लंबा एक मुकदमा चला और वो उसके बाद भारतीय अदालतों ने छोड़ दिया, ये कह के उस वक्त शायद अदालतें आज से भारत की ज़्यादा आज़ाद होंगी, उन्होंने छोड़ दिया ये कह के कि इनके पास तो सबूत ही कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद छत्ती सिंहपुरा, फिर तो ये कॉमन हो गया कि भारत हर वक्त कहता था इधर आए उधर आए, लेकिन बड़ा इंसिडेंट जो हुआ वो हुआ था ये पुलवामा का, ये भारत के इलेक्शन से पहले। अब उस वक्त उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा दी। कांग्रेस पार्टी जो कि मद्दे मुखालिफ थी, उसने कहा तुम्हारे पास सबूत कोई नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये इलेक्शन की खातर सारा तुम एक जंगी माहौल पैदा करना चाहते हो। उनको शट कॉल दे दी गई ये कह के कि तुम तो एंटी नेशनल हो, मुल्क दुश्मन हो, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क खतरे में है तो तुम बोल रहे जा रहे हो। अब उसकी भी उस वक्त के गवर्नर बोल पड़े या जो उस वक्त गवर्नर थे। अब एविडेंस आ रही है कि उसके अंदर उन लोगों को प्रेशराइज किया गया कि वो उस वक्त के हालात पे तबसरा ना करें। तो मोदी साहब जो हैं, जो मुझे नहीं समझ आ रही उनको इसमें हासिल क्या हो रहा है। अभी देखें जब वहाँ ये किलिंग हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंप्लीटली एक्सप्रेस सिंपथीज किसी सिविलियन के किलिंग से, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने
मुझे खुशी है कि फ़ौरन कह दिया वो कंडेम कर रहे हैं, सिविलियंस किलिंग को अप्रूव नहीं कर रहे। लेकिन जब बलूचिस्तान में लोगों के आइडेंटिटी कार्ड देख के उनको निकाल के गोलियां मारी गई में, तो मुझे नहीं याद है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के किसी स्पोक्समैन ने इजहार अफसोस किया। तो पॉइंट यह है कि इंडिया की तरफ सिर्फ उंगलियां उठ रही थी बलूचिस्तान में, इंडिया की लीडर्स के बयानात थे। भारत के वजीर आजम उन्होंने इस लाल किले पे खड़े होके तकरीर की थी। इसी तरह वो जो हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वो हमें ये बताते थे, हालांकि गुलबशन यादव हमारे कब्जे में है, वो बताते थे कि हम तुम्हारा ये अशर करेंगे वो करेंगे बलूचिस्तान में। एक तो यह है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसको अमेरिका ने भी कंडेम किया, बरतानिया ने भी किया, यूरोपियन यूनियन ने भी किया। ये जो ट्रेन का इंसिडेंट है, जो लोगों को गोलियां मारी गई जाफराबाद एक्सप्रेस वाला वाकया, देख के इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया, उससे पहले पूरी दुनिया ने अमेरिका, मैं कह रहा हूं कि लेकिन ये भी पता लगा कि भारत सिर्फ यहाँ नहीं, वो तो अमेरिका और कनाडा में भी कर रहा है। और उस पर तुर्रा ये है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं राजनाथ सिंह, वो फरमाते हैं हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और उन्होंने फिर लीक्स की, खुद तो नहीं वो कह सकते थे, लीक आउट किया, हमने फलाने बंदे को फलानी जगह मार दिया, पाकिस्तान में फलानी जगह मार दिया। तो सूरी साहब 24 बंदे बनते हैं जो बराह रास्त इंडियन स्टेट ने पाकिस्तान के अंदर उनकी असैसिनेशन करवाई, जैसे उन्होंने कनाडा में एक सिख लीडर की करवाई, वैसे 24 पाकिस्तान में असैसिनेशन करवाई है। जी हाँ, वो खुद मानते हैं ना, खुद लीक आउट कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इनके वर्ड्स को बिलीव करना, मैं क्या कर, और अभी बात नहीं हुई, उन्होंने ऐलान कर दिया जैसे कि भारत का मीडिया बैठा हुआ था, उनको कोई क्यू आई है, कोई इंडिकेशन है, वो शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने कराया। लेकिन इसके पीछे आप कसूरी साहब देखिए कि जो स्ट्रेटजी है उनकी, वो बड़ी एक सोची समझे तरीके के साथ वो पाकिस्तान के ऊपर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। कहते हैं हमारा ये अक्टूबर 7 है, उसको फौरी तौर पे उन्होंने वो हमास वाले हमले से रिलेट किया है ताकि वो अपनी जो जवाबी कार्रवाई है उसके लिए ग्राउंड तैयार कर सकें। तो देयर इज ए प्लान बिहाइंड दिस मैडनेस, ये कुछ सोच समझ के वो कर रहे हैं। वो जेडी वैंस भी वहाँ बैठा हुआ है और वो ड्रामा खूब रचा रहे हैं, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं। देखिए बात यूँ है कि लास्ट टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ही बरसर इक़्तिदार में थे, मेरा ख्याल है ये 2019 की बात है, कि उस वक्त वो शायद नॉर्थ कोरियन लीडर को मिल रहे थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब ये अभिनंदन का जहाज़ गिराया गया है, इंडिया के 2 जहाज़ गिराए गए हैं, उन्होंने क्लेम कर दिया हमारा F-16 गिराया है। लेकिन उसके ऊपर मुझे याद है कि पेंटागन में रसाई दी गई, एक अमेरिकन डिफेंस एक कॉरेस्पॉन्डेंट थी, उसको उन्होंने कहा हमने तो जहाज़ गिन लिए हैं, कोई जहाज़ नहीं गिराया। तो उसके बाद उनको कुछ अंदाज़ा हो जाना चाहिए था पाकिस्तान एयरफोर्स की, डिफेंस फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस पे। आज मैं 3 इंडियन डिफेंस एनालिस्ट के मजमून पढ़ रहा था और वो अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि वॉर हिस्टीरिया में ना जाओ। पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी ना सिर्फ कि वो न्यूक्लियर पावर है, उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो खुद एडवाइस कर रहे हैं अपनी हुकूमत को। लेकिन वॉर हिस्टीरिया देखें, वहाँ हमारे यहाँ जो मीडिया है, चाहे वो जंग है, नवाए वक्त था, ओरिजिनल मैं देख रहा हूँ जो मालिकान थे, नवाए वक्त थे, निज़ामी बरदरान, यहाँ खलील रहमान साहब और डॉन के, अब वो भी जर्नलिस्ट थे, कायद आज़म के दौर में यह शुरू हुआ था, शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब। तो मेरा कहना यह है कि ओरिजिनल मालिकान जर्नलिस्ट थे। आज भी जो फैमिली है वहाँ वो टोटल इंडिपेंडेंस है तो पाकिस्तान के ये इन अखबारों में, वहाँ के जो मालिकान हैं वो जब से मोदी साहब आए हैं, जो बड़े अच्छे खासे चैनल्स थे लाइक 24/7, बड़े डिसेंट और रीजनेबल थे, उनमें मैं हैरान हो गया हूँ जिस किस्म के बंदे। रीज़न क्या है कि कॉर्पोरेट मीडिया जो मोदी साहब को सपोर्ट कर रहा है, उसको उन्होंने मीडिया को भी टेक ओवर करा दिया है। तो इसका नुकसान बड़े सगीर को तो होगा, हिंदुस्तान को पहले होगा। जो आप कह रहे थे कि क्या मेथड टू द मैडनेस, मेथड ये है कि जब आप ऐसा हिस्टेरिया पैदा कर देंगे, यू विल बी कंपेल्ड टू टेक सम एक्शन। अच्छा सर, जो इकदाम लिए गए हैं, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, ये है एस्केलेशन लैडर।
एस्केलेशन लेडर जो है बड़ी ख़तरनाक होती है, और वो मोदी साहब जो हैं, जिस किस्म के वहाँ लीडर्स हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये न्यूक्लियर पावर्स हैं, दुनिया को भी ये नोटिस लेना चाहिए, ये एस्केलेशन लेडर, क्योंकि जो वो करेंगे, मैं तजुर्बे से बताता हूँ, फौरी तौर पे आर्मी एयरफोर्स पाकिस्तान उसका जवाब देगी। सर, एस्केलेशन लेडर का आप तस्करा कर रहे हैं, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करने का, वो मुअत्तल करने का फैसला किया, जो है नहीं है, ट्रीटी में उसकी गुंजाइश नहीं है। उसके ऊपर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी काफ़ी वजाहत कर दी। लेकिन हमारी वाटर सिक्योरिटी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा है। जब हमारा पानी का ख़तरा पैदा हो, अगर वो वाटर हेड से पानी रोकते हैं, तो वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हमने चीज़ें गिनवाई हैं, उसमें पानी की सिक्योरिटी भी शामिल है। और अगर स्ट्राइक्स पंजाब वाले साइड पे वो सोचते हैं, लश्कर तैयबा का बार बार नाम लेते हैं, कहीं मुरीदके वाली साइड उनके दिमाग में फ़नी खराबी पैदा हो जाए। पठानकोट के बाद भी एक सूरत हाल पैदा हुई थी, तो यहाँ से रद्द-ए-अमल फिर शदीद होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे शहर ख़तरे में पड़ेंगे, तो फिर इंडिया के शहर भी महफूज नहीं रहेंगे। तो फिर एस्केलेशन लेडर ये वाली है जो बहुत ख़तरनाक है। जी, बहुत ख़तरनाक है, और उनको शायद इसका अंदाज़ा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है, मैंने 2007 नवंबर में मैं ऑफिस छोड़ा था। मुंबई का इंसिडेंट हुआ था शायद 2008 में। उसके बाद 3 अमेरिकन हाई लेवल के मुझे मिलने आए, प्राइवेट मीटिंग थी कॉन्सुलेट, लाहौर कॉन्सुलेट जनरल के घर पे, एक प्राइवेट लंच था, और उन्होंने मुझे एक कोने में ले जाके मेरी राय पूछी। उनका हम दिल्ली से आए हैं, वहाँ वॉर हिस्टीरिया है, और वो कहीं पाकिस्तान इंडिया की जंग ना हो जाए, तो आप हमें बताएं कि अगर वो मुरीदके पे हमला कर दें, क्योंकि आप मुरीदके का नाम ले रहे हैं, तो मुझे मुरीदके याद आ गया कि मुरीदके पे अगर वो हमला कर दें, तो आपको, अगर आप रिस्पॉन्ड ना करें तो शायद जंग ना हुई। मैंने कहा था कि मैं अभी अभी फॉरेन ऑफिस मैंने छोड़ा है, और मुझे फ़ौज की भी, मुझे सब इनका अंदाज़ा है जो इनकी थिंकिंग है। थिंकिंग ये है कि अगर आप अटैक वो करते हैं मुरीदके में, तो उसका फ़ौरन जवाब मैंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में दिया था, इट विल बी कमेंसरेट। उसके कुछ देर के बाद वो जो एयर चीफ थे वो भी रिटायर हो गए। वो मुझे मिले खाने पे, कहने लगे कसूरी साहब आपने कहा था कमेंसरेट, अगर हमला करते तो इट वुड बीन मोर देन कमेंसरेट। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर उनका ये ख्याल है कि वो कुछ करेंगे तो जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा। इसलिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी चाहिए कि इंडिया के वॉर हिस्टीरिया का नोटिस ले। सर, एक कोई एडवाइस जो आप भारतीय लीडरशिप को देना चाहें या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि इस एस्केलेशन लेडर को ऊपर जाने से पहले पहले चीज़ें काबू में रखें, हालात और ना बिगड़ जाएं? उसकी एक वजह है जी, अभी रिसेंटली 2019 में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तो हुई थी, लेकिन उसको इन्होंने ओपन नहीं किया, वो क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। उसमें भी यही कहा गया कि कश्मीर का मसला हल करो। वो तो पब्लिक, उससे पहले 36 दफा कह चुके हैं कश्मीर का मसला हल करो। और तो और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया था कि जी मैं मसले में, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उधर गए हैं तो उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि मैं भी हल कराने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा कहना उसमें यह है कि ये जो है ना, जब ट्रंप साहब ने ये कह दिया था, और फिर ट्रंप साहब कोरिया में थे, मुझे याद, मेरा ख्याल है माई माइंड में, नॉर्थ कोरिया के लीडर से बात कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे दरमियान, ये अभी लंदन का जहाज़ जब गिराया गया है, तो ख़तरा था कि कहीं जंग ना हो जाए। और उस वक्त उन्होंने कॉल की थी दोनों को, मत इससे आगे बढ़ो। उस वक्त तो ट्रंप ने कॉल की थी और रोका था। और बाद में एक किताब लिखी थी पोम्पियो साहब ने, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा मुझे रात को उठाया गया, एक इंडियन टॉप ऑफिशियल ने रिंग किया और उन्होंने कहा कि जी ये तो जंग ना हो जाए। तो उनका भी तुम भी ये करो, हम उनको भी कहते हैं। तो उन्होंने उनको भी हटाया पीछे, और पाकिस्तान को भी कहा कि जी हमने उनसे भी बात की है। तो अब पॉइंट यह है कि अमेरिका अब भी क्या रोल लिए अदा करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बैनुल-अक़वामी यूरोपियन यूनियन करना चाहिए। इस वक्त चाइना की जो सिचुएशन है, शायद वो दोनों से बात कर सकता है। रिसेंटली उनके हिंदुस्तान से भी ताल्लुकात कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए हैं, पाकिस्तान को तो बहुत करीब है। तो हो सकता है बैक डोर पे वो ओपनली ना भी करें, तो वो भी कोशिश कर सकते हैं। हमारे जो अरब दोस्त हैं, हमारे भाई हैं,
यूएई, सऊदी अरब और यूएई ने तो पब्लिकली क्लेम किया था लास्ट टाइम कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी टेंशन कि जी हमने एक रोल प्ले किया है, जबकि ये सीज फायर दोबारा उसका अनाउंसमेंट हुई है जिसमें उनके DGMOs और हमारे DGMOs ने कहा कि वो और लैंग्वेज वो इस्तेमाल की जो मिलिट्री नहीं इस्तेमाल की थी कि हम ये सीज फायर होगा एंड इट विल ट्राई एंड एड्रेस कोर कंसर्न जो है ये मिलिट्री की लैंग्वेज नहीं है। तो उस वक्त भी उन्होंने किसी ना किसी ने हिदायत उनको दी होगी जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा था। तो उस वक्त यूएई ने भी क्लेम किया था, सऊदी अरब का बहुत इन्फ्लुएंस है, यूएई का इन्फ्लुएंस है, तो मुल्क तो बहुत से हैं जो यूरोपियन यूनियन को अदा करना चाहिए रोल। और मुझे अपना जो तजुर्बा है यूरोपियन यूनियन बरतानिया खास तौर पे इस पोजीशन में है कि ये रोल अदा करे। खुर्शीद कसूरी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।